हाय, दिस इज़ पारितोष एंड यू वॉचिंग आई स्पीक अबाउट मनी। आज हम इस वीडियो में बजट में जो कुछ चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से एज अ इन्वेस्टर आपको क्या पता होना चाहिए, वो कुछ बेसिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। मैं पूरा बजट तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बजट से दो तीन जो चीज़ें चेंजेस हो जाएगी इन द पर्सनल फाइनेंस, इन योर इन्वेस्टमेंट्स, वो मैं आज यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जो सबसे पहला जो चेंज हो रहा है, जो ज़रूरी है मुझे बताना, वो है ईपीएफ इंटरेस्ट का। कि अगर ईपीएफ इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन अबव 2.5 लाख पर ईयर नाउ टैक्सेबल, तो भैया अप्रैल 2021 से ऑनवर्ड्स आपका द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन कंट्रीब्यूशन इफ इट इज मोर देन 2.5 लाख पर ईयर बाय एन एम्प्लॉय टू ईपीएफ एंड वीपीएफ विल बी टैक्सेबल। तो काफ़ी लोगों की डाउट्स है इसको लेके, तो मैं पूरा डिटेल्ड में आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो सर, अगर आपका प्रोविडेंट में फंड में कंट्रीब्यूशन जा रहा है, चाहे वो ईपीएफ डिडक्शन हो रहा हो, चाहे वो वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन हो, इफ इट एक्सीड्स 2.5 लाख पर ईयर, आई नो दिस इज फॉर दी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, रिटेलर्स की तो इतना कंट्रीब्यूशन नहीं जाता। तो अगर आपका 2.5 लाख पर ईयर कंट्रीब्यूशन जा रहा है, तो वॉट एवर द इंटरेस्ट यू वुड बी अर्निंग ऑन दिस एक्सेस कंट्रीब्यूशन विल बी टैक्सेबल। तो उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ आपको, मान लीजिए अगर आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से जा रहा है और आप बीपीएफ में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हो। ईपीएफ में मान लीजिए हर महीने आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 20,000 रुपीज़ पर मंथ जा रहा है, यानी साल का 2.4 लाख रुपीज़ जा रहा है। और हर महीने आप वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड भी कर रहे थे 30,000 रुपीज़ मंथली, यानी साल का 3.6 लाख। ठीक है, इस हिसाब से जो टोटल कंट्रीब्यूशन आपका जाता, मान लीजिए 6 लाख रुपीज़ जाता, तो एज पर द न्यू रूल द अमाउंट फॉर द टैक्स फ्री स्टेटस जो रहेगा इट इज़ 2.5 लाख, यानी जो 6 माइनस 2.5 लाख यानी इज इक्वल टू 3.5 लाख। ये 3.5 लाख विल बी टैक्सेबल। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें और ध्यान रखनी है। जो टैक्स अप्लाई होगा इट विल बी ऑन दी एक्सेस कंट्रीब्यूशन, यानी एक्सेस कंट्रीब्यूशन मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि सर 6 लाख का कंट्रीब्यूशन जा रहा था आपका ईपीएफ में और वीपीएफ में, लेकिन उसमें से 2.5 लाख रुपए का तो लिमिट है जो एप्लीकेबल है, उस पर टैक्स फ्री स्टेटस है। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है 3.5 लाख, उसी पर आपका जो भी इंटरेस्ट इनकम आ रहा होगा उस पर टैक्स लगेगा, पूरे अमाउंट पे नहीं। दूसरा, this change will be applicable only to contribution made on or after 1st April 2021, not before that। ठीक है, एंड तीसरा बहुत जरूरी है, बहुत लोगों को डाउट है, this will only apply to the employees contribution to PF, not that of the employer। यानी ईपीएफ की जब बात करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से भी जाता है और एम्प्लॉयर की तरफ से भी जाता है। जो आपकी तरफ से कंट्रीब्यूट हो रहा है पीएफ में, सिर्फ उसी पर ये रूल अप्लाई है। तो जो एम्प्लॉयर की तरफ से उसका कैलकुलेशन नहीं लिया जाएगा यहाँ पे इस टैक्स वाले सिनेरियो में। तो ये एक डाउट था। दूसरा, बहुत दिस इज़ वेरी वेलकम, मैं कहूँगा कि वेलकम, दिस इज़ द वेरी वेलकम स्टेप फॉर द यूलिप। मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ यूलिप वर्थ विथ 2.5 लाख रुपीज़ एनुअल प्रीमियम टू बी टैक्स्ड। अभी तक काफ़ी लोग क्या होता था कि ये मिसलीडिंग करके यूलिप्स को सेल किया जाता था कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स, कि भैया इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में तो सर आपका टैक्स लगता है एलटीसीजी वाला, और यूलिप में सर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वॉट एवर द मैच्योरिटी प्रोसीड्स वो आपकी टैक्स फ्री हो जाती थी, क्योंकि अंडर सबसेक्शन 10D में आपका बेनिफिट मिलता था। अभी यूनियन बजट 2021-2022 में दिस हैज़ रिमूव द डिस्पैरिटी बिटवीन द टैक्सेशन ऑफ यूलिप एंड द म्यूचुअल फंड्स। This is a very good step from the FM Finance Ministry. Budget 2021 has withdrawn the tax-free status for the maturity amount on fresh ULIP purchases if the annual premium exceeds 2.5 lakh in any year। मैं बता देता हूँ इसका कैसे, कि एक तो चीज़ ये कि सर अगर आपका साल का प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम, इफ इट इज मोर देन 2.5 लाख यूलिप में, तो आपके जो भी मैच्योरिटी प्रोसीड्स होगी या जो भी कैपिटल गेन जनरेट होगा वो टैक्सेबल होगा इन सिमिलर फैशन टू म्यूचुअल फंड्स। सो एनी कोई भी कैपिटल गेन जनरेट होगा इन ऑन सच यूलिप्स
विल नाउ अट्रैक्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 3 साल से पहले, 3 साल के बाद तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अच्छा देखो एक चीज़ और बता दूं कि यूलिप्स में ना यूलिप में सिर्फ आपका इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं होता, मतलब इवन कुछ पोर्शंस आपका डेट में भी जाता है। हालांकि वो किस तरीके से एलोकेट हो रहा है उसकी पूरी क्लैरिटी नहीं होती है अभी भी काफ़ी हद तक। तो आप देख रहे होंगे कि उसमें कुछ डेट पोर्शन भी होगा, उस पर भी आपको टैक्स लगेगा, मतलब उस पर भी आपका डेट का टैक्सेशन जो है, मतलब वो इट विल नॉट बी लाइक एस एन डेट वाला कॉन्सेप्ट, इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलने वाला वहाँ पे, वो विल बी टैक्सेबल। दूसरा मैं एक चीज़ और बता दूं आपको गाइस कि यहाँ पे जो डेथ बेनिफिट वाला जो टैक्स वो मैच्योरिटी प्रोसीड्स होता है, मैच्योर अमाउंट मिलता है इन केस द पर्सन डाइज, तो जो नॉमिनी को पैसा मिलता है वो टैक्स फ्री रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। अभी तक क्या होता था कि मैच्योरिटी प्रोसीड्स जो होती थी फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वो टैक्स फ्री। दिस इज बिकॉज दी सेक्शन 10 सबसेक्शन डी ऑफ दी पॉलिसी एक्ट, जो भी आपका सेक्शन 10D का बेनिफिट था तो वो मिलते थे। उसके लिए क्या करते थे कि इंश्योरर बेसिकली इंश्योरेंस कंपनियां आपको 10 टाइम्स ऑफ योर सम एश्योर्ड, आपके प्रीमियम का 10 टाइम्स आपको सम एश्योर्ड मिलता था, सो दैट आपको ये वाला बेनिफिट मिल सके। तो बेसिकली ये स्टेप दिस विल रिड्यूस दी यूलिप्स, मिस सेलिंग ऑफ यूलिप्स गोइंग फॉरवर्ड एटलीस्ट टू द सम एक्सटेंट। और एक चीज़ और बता दूं, 2.5 लाख का मतलब है कि या तो सिंगल पॉलिसी हो या पूरी पॉलिसी क्लब्ड मिला के हो। ऐसा नहीं है कि आपकी एक सिंगल पॉलिसी की बात हो रही है कि 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए प्रीमियम, नहीं, सारी पॉलिसी या तो सिंगल हो या क्लब्ड मिला के, वो सारा पॉलिसी टूवर्ड्स द वन पर्सन। क्योंकि मैं आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल कि लोग 5-5, 10-10 लाख रुपए का यूलिप प्रीमियम ले लेते थे, बिकॉज मोस्टली ये हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को बैंकर्स ज़्यादा सेल करते थे, सो दैट उनको लगता था कि 5 साल के बाद पैसा विड्रॉ कर लेना सर, जो भी फंड वैल्यू मिलेगी उस पर टैक्स फ्री हो जाएगा, वो आपको मैच्योरिटी प्रोसीड्स टैक्स फ्री मिल जाएगी। तो वो उस तरीके का उस तरीके की चीज़ें थोड़ी सी मिसलीड की जाती थी, तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप एंड तो ये एक वेलकम नोट है। हालांकि देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब बैंकर्स और इंश्योरर्स बेसिकली किस तरीके से प्रमोट करेंगे और किस तरीके से एक नया जुमला तैयार करेंगे म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में। तीसरा जो है वो है DICGC प्रोविजंस विल अप्लाई मोर इजली। आपको मालूम होगा, इस पर हम ऑलरेडी एक बार बात कर चुके हैं कि मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो आई थी, आप में से काफ़ी लोगों ने वो पसंद करी थी। आप चाहोगे तो वो वीडियो मैं नीचे दे दूंगा। उस पर मैंने बताया था कि कहते हैं कि लोग 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस गारंटी है बैंक की तरफ से अगर बैंक डूब जाए, इसलिए कोऑपरेटिव बैंक का, ये सब चीज़ें आपने सुनी होगी RBI की तरफ से। लेकिन वो 5 लाख रुपए की जो गारंटी है वो अमाउंट मिलने में कई साल लगते थे। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है पूरी रिपोर्ट के साथ में, वो वीडियो जिन्होंने नहीं देखी वो देखनी चाहिए। अब उस पर बजट 2021 में प्रोविजंस कुछ अमेंडमेंट्स होंगे, सो दैट अगर बैंक इस सिचुएशन में फंसता है तो DICGC जल्दी से जल्दी जो डिफॉल्टर्स बैंक्स के जो भी बेसिकली जिनका पैसा फंसा है वो जल्दी से उनको मिल सके 5 लाख रुपीज़ वाला। हालांकि टाइम लगता है, अभी धीरे धीरे चीज़ें चेंजेस हो रही है, धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो रही है, तो उसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है DICGC प्रोविजन चेंज होगा। हालांकि इसमें 3-3, 4-4 साल लगते थे। 2017 का पैसा भी अभी तक नहीं मिला DICGC के थ्रू जो इंश्योरेंस गारंटी वाला। अब ये बैंक्स वाले केसेस काफ़ी हो रहे हैं कुछ सालों से, आप देखे रहेंगे। तो ये भी एक अच्छा स्टेप है। अगला देखो जरूरी है गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटीज कट। देखो मैं सारे स्टेप्स नहीं, अब मैं सारे बजट का पूरा अनाउंस नहीं कर, बजट का पूरा नहीं प्रोविजंस बता रहा हूँ यहाँ पे, जितना जरूरी है एज एन इन्वेस्टर्स उतना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। गोल्ड की इंपोर्ट ड्यूटी में कट हुआ है बिकॉज जो डोमेस्टिक गोल्ड प्राइसेस आर यूजुअली फैक्टर ऑफ द ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस, एक्सचेंज रेट्स एंड द कस्टम ड्यूटी। तो जो लास्ट फैक्टर है कस्टम ड्यूटी, उस पर रेट कट किया गया है एंड अभी ये 12.5 होती है कस्टम ड्यूटी, सिल्वर पे भी यही होती है। नाउ दिस विल स्टैंड रिड्यूस टू 10% ईच, तो यानी 7.5% कस्टम ड्यूटी लगेगी, लेकिन 2.5% एग्रीकल्चर रिस्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस ऐड किया है। दिस विल इफेक्टिवली रिड्यूस द फाइनल प्राइस ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर, तो ये भी है। अगला एक गाइस एक बहुत ज़रूरी है, इसमें भी थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो 75 ईयर्स सीनियर सिटीजन्स है उनको टैक्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी पेंशन इनकम और आपकी इंटरेस्ट इनकम आ रही है सिर्फ। इसकी लेकिन एक कंडीशन है कि आपकी पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम सेम बैंक में आनी चाहिए, इस पर क्लैरिटी नहीं है। तो सर अगर आपकी मान लीजिए पेंशन अकाउंट है कैनरा बैंक और मान लीजिए आपका
FD पड़ी है SBI बैंक में, इंटरेस्ट इनकम आ रही है, और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी वहाँ पे खुली हुई है, तो ऐसा लगता है कि यू हैव टू फाइल योर रिटर्न्स, तो उस पर क्लैरिटी नहीं है। दूसरा ये कि आपको इसका डिक्लेरेशन देना होगा बैंक में पर्टिकुलर्स डिटेल्स के साथ में। तीसरा, द गवर्नमेंट विल स्पेसिफाई द बैंक वेयर द फाइलिंग एग्जेम्पशन इज अलाउड। सो मुझे लगता है इस प्रोविजन का जो बेनिफिट है, इट विल नॉट बी रीचिंग टू द मास ऑडियंस, काफ़ी लोगों तक नहीं पहुंचने वाला बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस। तो ये कुछ मेजर अपडेट्स थे। तो इसमें 2 मेजर अपडेट्स है। सबसे जरूरी जो EPF वाला कि 2.5 लाख से ऊपर का अगर आपका कंट्रीब्यूशन है VPF और EPF तो टैक्स लगेगा। दूसरा सर यूलिप वाला 2.5 लाख रुपए से ऊपर का प्रीमियम पे कर रहे हो, मैच्योरिटी अमाउंट पे टैक्स लगेगा। और 2.5 लाख रुपए वो सिर्फ सिंगल पॉलिसी की बात नहीं कर रहे, क्लब्ड मिला के भी 2.5 लाख रुपए की पॉलिसी हो तो पॉलिसी वैसे भी हालांकि यार कहा जाता है कि आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखो, इट्स अ बेटर चॉइस। तो खैर आज के लिए इतना ही था गाइस। इसी के साथ में मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ आपको गाइस, हमने अपना एक नया चैनल क्रिएट किया है, आई स्पीक अबाउट स्टॉक्स। ये बेसिकली विल बी टॉकिंग अबाउट हेयर ओनली अबाउट स्टॉक्स ओनली, एक्सक्लूसिवली ऑन स्टॉक्स, ऑप्शन ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्ट्रैटेजी, सिस्टम्स, एल्गो ट्रेड्स। मैंने आई स्पीक अबाउट मनी पे क्यों नहीं डालने वाला हूँ, क्योंकि आई स्पीक अबाउट मनी विल बी, हम हमेशा से पर्सनल फिनेंस की मोस्टली ज़्यादातर हमारा कंटेंट रहा है वहाँ पे, और फिनेंशियल प्लानिंग वाली चीज़ें हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं, फंड्स वाली चीज़ें ज़्यादा डिस्कस करते हैं, क्योंकि मेरा वहाँ पे ऑब्जेक्टिव है कि इन्वेस्टर्स का पहले फिनेंशियल गोल सेट होना चाहिए। बट ऑप्शन ट्रेडिंग अगर इंट्राडे ट्रेडिंग, मल्टीबैगर्स, सिस्टम्स, एल्गो ट्रेड, ये सब चीज़ें बताने लग जाऊँगा तो लोग कंफ्यूज भी हो जाएंगे। दूसरा ये होगा कि लोग हो सकता है कि मेरी जो पुरानी मतलब जो फाइनेंशियल प्लानिंग को छोड़ के, उस स्टेप्स को छोड़ के सीधा ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाएंगे। नए इन्वेस्टर्स भी हैं मेरे साथ काफ़ी सारे फॉलोअर्स, तो उनको सीधा ही लगेगा। तो यहाँ पे मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग सेट है, सब कुछ सेट है, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में भी सीखना चाहते हो, ऑप्शंस सीखना चाहते हो। और मैं देख भी रहा हूँ कि काफ़ी लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, स्ट्रैटेजीज बताते हैं, वो सिस्टम किस तरीके से सक्सेसफुली रन कर रहा है, किस तरीके से आप अपना सिस्टम डेवलप कर सकते हो, सो दैट आप भी ट्रेडिंग में सक्सेस थोड़ा सा देख सको। मैं बहुत ज़्यादा तो ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ मोस्टली। तो वो सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है और स्ट्रैटेजीज है वो मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। और बिलीव मी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस रहने वाली है, वही डेटा ड्रिवन इन्वेस्टिंग रहेगी हमारी। मैं हमेशा सिस्टम को ही फॉलो करता हूँ, जो भी सिस्टम बोलता है या टेक्निकल्स बोलते हैं, टेक्निकल्स के बेसिस टेक्निकल्स भी बेसिकली डेटा ड्रिवन हो, मतलब कुछ हिस्टोरिकल बैक टेस्टिंग हो उस पर, तो वो सब चीज़ें हम स्टॉक्स स्पेसिफिक वहाँ पे बात करने वाले, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली स्टॉक्स के रिलेटेड बातें होंगी। तो वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इसी चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो खैर आज के लिए इतना ही था, बजट के रिलेटेड जो भी थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बहुत जल्दी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।